गुड मॉर्निंग बच्चों, आयत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आइए उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि अम्ल और जो क्षारक होते हैं उनके विलयनों में, इनमें जो अम्ल और क्षारक में कौन कौन से आयंस बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं। तो हमने देखा था कि जब भी हमने धातुओं की अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया कराई थी, है ना, हमने जब भी अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया कराई थी तब हमने देखा था कि अभिक्रिया कराने के बाद में जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जितने भी धातुओं के अम्लों के साथ में क्रिया कराई थी तो क्या हुआ था कि एक गैस उत्पन्न होती है, वो है हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मतलब जो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। अब देखिए कि ये किस बेसिस पे हम कह सकते हैं भाई कि जितने भी जो अम्ल हैं, जो हाइड्रोजन युक्त हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं कि अम्लीय यौगिक होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में हमारी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट या उस क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे कि जो अम्ल होते हैं उनमें कौन से आयन्स होते हैं, अम्ल किस तरह से कौन से आयन देते हैं और क्षार कौन से आयन देते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना क्रियाकलाप। आप सब बच्चे देखिएगा कि क्रियाकलाप 2.8 में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसमें ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन सभी का विलयन लेते हैं, है ना। ग्लूकोज का, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लेते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक कॉर्क लेते हैं। कॉर्क मतलब लकड़ी का छोटा टुकड़ा जिसको कि कॉर्क कहते हैं, है ना। एक कॉर्क लेते हैं और उस पर 2 कील लगाते हैं। 2 कील लगाया दोनों तरफ से और 100 मिलीलीटर के बीकर में उसे रख देते हैं, है ना। समझते हैं एक चित्र के माध्यम से, ठीक है। ये अपना यहाँ पर चित्र बना हुआ है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अपन को एक रबर का कॉर्क दिखा है ना। रबर का कॉर्क लिया अपन ने, जो कॉर्क है वो रबर का है। इसमें देखिएगा दोनों तरफ इसमें पिन लगे हुए हैं, है ना, पिन लगे हुए हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये जो पिन है ना, वो जो पिन वाला जो कॉर्क है उसको उठा के हमने कहाँ रख दिया, 100 ml के एक बीकर में रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसी पिन से, वो पिन या कील से 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो देखिए दोनों तरफ ये जो लगा हुआ है, ये दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ तार जुड़े हैं जिसको कि हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, स्विच लगा है और साथ ही देखिए बल्ब भी लगा हुआ है। इस तरह से ये पूरा प्रयोग तैयार कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बीकर में, बीकर खाली था, बीकर में क्या था, कॉर्क लगा के हमने एक उसमें तार लगा के बैटरी करके तैयार कर दिया। अब उस बीकर में हमने क्या डाला, HCl डाल दिया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये डाला और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रेक्षण में हमको ये दिखा कि क्या होता है, इसमें हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह करके स्विच चालू करते हैं तो क्या दिखता है, जो बल्ब लगा है, LED बल्ब लगा है, उसमें जलने लगता है ना। बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। इसी तरह से हम दूसरे सल्फ्यूरिक अम्ल में भी यही क्रिया दोहराते हैं, है ना। HCl डाला पहले विलयन में और सेकेंड टाइम में जब हम एक प्रयोग किया तो यहाँ पर जो है प्रयोग में, यहाँ जो हमने HCl लिया था वहाँ क्या लेते हैं, हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिया, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो किया। उसके बाद में जब हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि फिर से बल्ब जलने लगता है, ठीक है। अब थर्ड टाइम में जब हमने ये प्रक्रिया दोहराई तो जो सॉल्यूशन था, जो विलयन था, उसमें हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल लिया, है ना। तो जब ग्लूकोज और अल्कोहल जब लिया था
तब जब हमने स्विच चालू किया था तब देखा अंतर ये था कि जब अल्कोहल और ग्लूकोज लिया था तो उस प्रक्रिया में बल्ब नहीं जला, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल HCl और H2SO4 जब हमने क्या लिया था तब बल्ब हमको जलता हुआ दिखाई दिया, है ना। तो इतना तो अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो ये जो अंतर दिखाई दिया, ये अंतर क्यों दिखाई दिया कि इसीलिए हम कहते हैं कि जो अम्ल थे, है ना, जो अम्ल थे, जो जितने भी जो एसिडिक सोल्यूशन हमने लिया था, एसिडिक सोल्यूशन लेने के बाद में देखा जो अम्लीय विलयन लिया था तब बल्ब जला, और जो हमने एसिडिक सोल्यूशन नहीं लिया था लाइक जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल, तो उस टाइम जो बल्ब था वो नहीं जला था, ठीक है। ना ही विद्युत धारा प्रवाह हुई थी और नहीं तो बल्ब जला था। तो कहने का मतलब कि अम्ल में, है ना, अम्ल में क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस अम्ल का उस अम्लीय विलयन में अपघटन होने लगता है, और क्या करता है, वो अम्ल जो होता है वो अपने में से हाइड्रोजन प्लस आयन को मुक्त करने लगते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त होने लगते हैं और क्या होती है कि विद्युत धारा प्रवाह होती है और बल्ब जल जाता है। जबकि जो अम्लीय ऐसे विलयन जो अम्लीय नहीं है वो अपने में से हाइड्रोजन प्लस आयन को मुक्त नहीं करते हैं, है ना, तो किसी तरह की उसमें बल्ब नहीं जलता, है ना। अब देखते हैं कि किस तरह से करता है, कौन कौन सा अम्ल और किस किस तरह से हाइड्रोजन प्लस आयन में और ऋण आयन में अपघटित होता है। जैसे HCl, है ना, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ये हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस आयन में अपघटित हो गया। उसी तरह से HNO3 लिया जिसको अपन नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये भी हाइड्रोजन प्लस आयन और NO3 माइनस आयन में अपघटित हो गया। उसी तरह से एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल होता है CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन, इसमें ये अपघटित होता है। उसी तरह से H2SO4 भी अम्ल है, ये भी हाइड्रोजन प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन में अपघटित हो जाते हैं। तो और अपघटित होके उस विलयन में वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित कर देते हैं, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण से इसका गुणधर्म होता है अम्लीय, ठीक है। ये जो अम्ल होते हैं ये अपने में से विलयन में जो हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और इसी कारण जो विलयन है वो क्या होता है, इसका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। इसी तरह से सेम क्षार, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इन क्षारकों का उपयोग करके इसी क्रियाकलाप को हम दोहराते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अपन करके देखते हैं। तो अपन थ्योरेटिकल ही आपको बताते हैं कि जैसे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको जब पानी में मिलाते हैं और जब एक जो विलयन बनता है तब क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में विघटित हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, वो जो विलयन को क्षारीय, ये क्या देते हैं, जिस तरह से जो अम्लीय विलयन था, जो एसिडिक सोल्यूशन था वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, सेम उसी तरह से जो क्षारीय विलयन होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितने भी, जैसे हमने जितने भी अम्ल लिया, HCl अम्ल लिया, HNO3 लिया, CH3COOH लिया और H2SO4 लिया, हमने देखा कि जब ये विघटन हुआ इस यौगिक का तो हाइड्रोजन प्लस आयन अलग हो गया और माइनस आयन वाला अलग हो गया। इसी तरह से क्षार में मैंने NaOH लिया, NaOH में क्या हुआ, सोडियम प्लस अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड के रूप में OH अलग हो गया। तो इसमें कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें कि OH या हाइड्रोक्साइड आयंस की अधिकता हो वो विलयन क्या कहलाता है, क्षारीय विलयन कहलाता है, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की अधिकता होती है वो अम्लीय विलयन कहलाता है। जिस विलयन में जितने अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन रहेंगे वो विलयन उतना अधिक या उतना प्रबल अम्लीय विलयन कहलाएगा। उसी तरह से जिस विलयन में जितने अधिक
हाइड्रोक्साइड आयंस रहेंगे या OH माइनस आयन होते हैं वो विलयन उतना प्रबल क्षारीय विलयन कहलाता है, प्रबल क्षारीय विलयन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन पढ़ते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन है उसमें अम्ल और क्षारक का क्या होता है, तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, आयंस उत्पन्न करते हैं। हमने जैसे पढ़ा कि भाई विलयन लिया जलीय था, उसमें हमने अम्ल के रूप में HCl डाला तो आयन के रूप में क्या बना, क्या बनाया उसने, आयन उत्पन्न किए। जो अम्ल था वो हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न किया और जो क्षार था वो हाइड्रोक्साइड माइनस आयन उत्पन्न करता है। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, उस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं कि जो HCl गैस में जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस गैस का निर्माण हुआ और हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो विलयन था, वो अम्लीय था। ठीक है, तो आइए हम इस प्रयोग के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या लेते हैं, परख नली लेते हैं और परख नली मीन्स टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें हमने 1 ग्राम क्या डाला, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हमने उस परख नली में टेस्ट ट्यूब में डाला। देखिए अपने पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम क्लोराइड हमने डाला है 1 ग्राम। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। यहाँ से हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ मात्रा में क्या डाला, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेट है वो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने इसमें डाला। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही सोडियम क्लोराइड के साथ H2SO4 डालते हैं वैसे ही क्या होता है, हम देखते हैं कि उस जो उसमें निकास नली लगी हुई होती है ना, किसमें, जो टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर देखिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में निकास नली लगी हुई होती है, वहाँ से एक गैस बाहर आती है ना, जो निकास नली है तो उस निकास नली के माध्यम से गैस बाहर आ रही होती है। अब हमारे पास में 2 लिटमस पेपर रखे हुए हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर रखे हैं और 2 क्या हैं जिसमें से एक क्या है, एक ड्राई है और एक क्या है, थोड़ी सी नम है, एक सूखी है और एक नम लिटमस पेपर रखे हैं। अब हम सबसे पहले कि जो निकास नली के पास में ड्राई लिटमस पेपर को लेके जाते हैं, शुष्क जो लिटमस पेपर को लेके जाते हैं, तो क्या होता है, लिटमस पेपर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं दिखाई देता। जो लिटमस पेपर किस कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है, वह ब्लू कलर ही बना रहता है। जबकि हम उसको निकास नली के पास जो गैस निकल रही है उसके पास ले जाते हैं, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, सेकेंड टाइम में हम क्या करते हैं, जो आर्द्र लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसको लेके जाते हैं, तब हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आते ही लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नीला रंग था लाल कलर में परिवर्तित हो गया। तो कहने का मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि अपन प्रयोग भी करे हैं कि जब भी नीले लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है। तो वही चीज़ है, लाल हुआ हाइड्रोजन गैस के कारण से। तो ये एक प्रयोग करके हम देख सकते हैं। आप लोग भी अपने अपने लैब में ये प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो गैस थी वो कौन सी गैस थी। देखिए बच्चों, इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन प्लस आयन पृथक नहीं कर पाते। जो हमने प्रयोग किया जिससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जल की उपस्थिति में, यदि जल उपस्थित है हमारे पास में, तो क्या होगा, जो HCl जो था उसमें जल उपस्थित है तो हाइड्रोजन प्लस आयंस क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब जल उपस्थित नहीं है तब हाइड्रोजन प्लस आयन पृथक नहीं हो पाते। ठीक है, तो क्या हुआ, HCl जो था हमारे पास में जब पानी के संपर्क में आया H2O के, तो वो H3O प्लस आयन और प्लस HCl माइनस Cl माइनस में क्या हो गया, विभाजित हो गया, है ना। HCl जो था, सीधी सी बात, हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
के साथ में जो H2O किस में था, जो आर्द्र वाला जो था ना लिटमस पेपर, उस लिटमस पेपर में तो था, तो क्या हो गया, वो किस तरह से अलग हो गया, उसी ने क्या किया, HCl को हाइड्रोजन से अलग कर दिया, तो H3O+ बना, जिसको कह सकते हैं अपन क्या, हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। और क्लोरीन आयन, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन भी कह सकते हैं, और क्लोरीन आयन में अलग हो गया। हाइड्रोजन जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ठीक है, क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से तो नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणु के साथ में मिल करके जरूर ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये पाए जाते हैं। देखिए इसमें दिया, ये इक्वेशन में देखते हैं अपन, हाइड्रोजन प्लस जो था वो किसके साथ में, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रहता, लेकिन तुरंत ही किसके साथ में जुड़ जाता है, पानी के साथ में जुड़ गया, और H3O+, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, आराम से हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसके रूप में ये पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अम्ल जल में क्या हो गया, जल के साथ मिलके कौन सा आयन प्रदान किया, ये हाइड्रोजन प्लस आयन आपको प्रदान किया है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी क्षारक को यदि हम जल में घोलें, अभी तक तो हमने क्या देखा कि अम्ल को जल में घोलते हैं, लेकिन अब क्षारक को जल में घोलें तो क्या होता है, तो आइए क्या होता है अपन देखते हैं। क्षारक में आपने क्या लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। H2O के साथ में NaOH मिलता है तो क्या बनता है, Na+ और OH-, एक्वस फॉर्म में, दोनों जलीय अवस्था में है। और वैसे ही KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये भी पानी के साथ में मिलके क्या हुआ, पोटेशियम प्लस आयन हो गया और OH- आयन में अलग हो गया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर से पानी के साथ में हमने इसको क्या मिला, घोल बनाया, और क्या हो गया, ये मैग्नीशियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन में अलग हो गया। तो कह सकते हैं कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से जो जल में घुलनशील क्षारक हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि जितने भी अम्ल लिया था हमने, सभी अम्ल जब भी जल के साथ में क्रिया किए, जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या अलग उत्पन्न करते, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से जो क्षार होते हैं ये जल के साथ में क्रिया करके ये OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ये सब सारे के सारे OH- आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब कि ये क्षार होते हैं, ठीक है। अब क्षार के गुण क्या होते हैं कि क्षार जो होता है वो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। इसका जो स्पर्श होता है वो होता है साबुन की तरह, इसको जब छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आप साबुन को छू रहे हैं, एकदम चिकना, स्वाद में कड़वा होता है ये, है ना, और इसकी प्रकृति संक्षारक होती है ना, इसीलिए इसको किसी भी तरह से या कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। अब देखिए कि अभी तक हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन प्लस और जो अम्ल था वो हाइड्रोजन प्लस थे, और जितने भी क्षार थे वो हाइड्रोक्साइड OH- उत्पन्न करते हैं। और अब हम एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। क्या होता है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ में क्रिया करता है और लवण और पानी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन प्लस है और OH- अम्ल क्या है, हाइड्रोजन प्लस और क्षार मतलब OH- आयन जब क्रिया किया तो क्या बनाता है, H2O यानी लिक्विड फॉर्म में बनाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अम्ल और क्षार के बारे में कि अम्ल और क्षारीय विलयन में कौन कौन से आयंस उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। आगे और हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी अम्ल और जब क्षार दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसके लिए फिर हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है। तो इसके लिए एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो प्रयोग में अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बीकर लिए, प्रयोग के लिए क्या करते हैं, एक बीकर लिया और उसमें हम 10 ml जल लेते हैं और इसमें कुछ बूंदे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं, मतलब H2SO4 की डालते हैं,
और धीरे धीरे बीकर को घुमाते हैं। ठीक है, बीकर के आधार को स्पर्श करते हैं, बीकर को हम टच करके देखते हैं बाहर की तरफ या नीचे की तरफ से, तब हमें देखते हैं कि उसके तापमान में परिवर्तन आता है ना। क्या पाते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है उसमें कुछ परिवर्तन आया है। अब देखते हैं कि यह परिवर्तन क्यों आया, टेम्परेचर कैसा, जो बॉटल है, जो बीकर है, उसमें तापमान में क्या परिवर्तन आया। तो हम देखते हैं कि जो बॉटल है वो क्या हो जाती है, बॉटल गर्म हो जाती है, चाहे आप उसमें अम्ल डालें या फिर आप क्षार डालें। हम देखते हैं जैसे ही हम डालते हैं कुछ समय पश्चात जब जो अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं कि जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। तो अपन ने ये भी पढ़ा है ना, जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा है कि जब भी आप जल में, पानी में क्या करते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, तो कई बार क्या होता है कि जो अभिक्रिया के समय में जो बीकर है या जो परखनली है वो एकदम गर्म हो जाती है। कई बार देखते हैं कि परखनली ठंडी महसूस होती है। तो ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर जो परिवर्तन होता है तापमान में, वो इसलिए होता है कि उसमें जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है बच्चों, हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें कि जो आसपास का जो वातावरण है वो अपन को कैसा होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो अपन देखते हैं कि जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। जल में आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जब भी मिलाते हैं तो अपन को इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सावधानी से मिलाना चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे मिलाएं और जल को, जैसे ही आप जल में अम्ल डालें हैं, पहली चीज़ आप जो अम्ल है वो बहुत ही धीरे धीरे डालें बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी चीज़ पानी को आप लगातार धीरे धीरे एक समान हिलाते रहना चाहिए। ठीक, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण क्या होता है कि कई बार कि जो मिश्रण है ना वो इतना अधिक गर्म हो जाता है कि बिल्कुल बाहर आ जाता है, और इससे हम या आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक ताप होने के कारण से क्या होता है कि जो कांच का पात्र हमने लिया है, बीकर लिया है या कोई टेस्ट ट्यूब लिया है, तो वह भी टूट सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसी को सुरक्षा करते हुए, इसी की सुरक्षा करते हुए अपन को क्या करना है, करना ये कि कोई भी जब अपन काम कर रहे हो तो बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके लैब में या तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो डब्बा रखा है, केन जो रखा होता है, उसकी बॉटल पर भी क्या हुआ बना होता है, कुछ चेतावनी के लिए चिन्ह या संकेत बने होते हैं, उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप अम्ल या क्षार का उपयोग कर रहे होते हैं तब हमें शुरू से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप इसके संपर्क में नहीं आ सकते हैं, हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं तनुकरण, क्योंकि हम कई बार जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तब हम देखते हैं कई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि भाई सांद्र लिखा होता है, किसी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसी में लिखा होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चे फर्स्ट टाइम 9-10 के बच्चे स्पेशली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक ही चीज़ को दो अलग अलग प्रकार से क्यों लिखा है, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है बट इसको तनु लिखा है, इसको सांद्र लिखा है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि तनुकरण मतलब कि सांद्र मतलब उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से वो कॉन्सेंट्रेट रहता है ना, पूरी तरह से सांद्र रहता है, 100% विलयन पाया जाता है। जैसे जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसमें 100% सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, 100% सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होगा। लेकिन उसको जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं तो उसमें क्या होगी, उसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। और पानी आप जैसे ही उसमें मिलाते हैं, पानी की मात्रा जल मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता कम होगी और उसकी तनुता बढ़ती जाती है। तो तनुकरण किसे कहते हैं, 2 लाइन में अपन इसको भी समझ लेते हैं। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है
है ना। इसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। वही हमने पढ़ा कि जब जल में क्या अम्ल या क्षार मिलाते हैं, जल रखा है पहले से, उसमें यदि आप अम्ल या क्षार जब मिलाते हैं तो आयन की जो सांद्रता होती है उसमें क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, प्रति इकाई आयतन में कमी होती है और इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप तनुकरण किसे कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अपन इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल एवं क्षारक का जो विलयन है वो कितना प्रबल होता है, हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि विलयन कितना प्रबल है। अम्लीय विलयन है तो कितना प्रबल अम्लीय विलयन है, और क्षारीय विलयन है तो वो भी कितना प्रबल क्षारीय विलयन है। तो आइए हम इसको जानते हैं। अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। हमें तो पता है कि अम्ल और क्षारक के लिए जो सूचक हमने पढ़ा हुआ है उसका उपयोग करके हम ये तो पता कर सकते हैं कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। उनमें अंतर तो अपन पता कर सकते हैं। पिछले अध्याय में जो हमने हाइड्रोजन प्लस या OH माइनस आयन के विलयन की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। हमने तो इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम उन आयनों की संख्या को क्या जान सकते हैं, क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है। ठीक, तो हाँ, हम बिल्कुल ये उनकी संख्या पता कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन की आयनों की संख्या पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचक का मिश्रण होता है, इसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, सभी प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जिसको आप सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इसका उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ये जो सार्वत्रिक सूचक है उसका काम क्या है, ये क्या करता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है ना, किसी भी विलयन में, भाई हर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग अलग होगी, तो किसमें कितनी होगी, ये उनमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं उस सार्वत्रिक सूचक में, और इन रंगों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। ये हमें पता है, और नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कि भाई उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, इसके लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको कि हम pH स्केल कहते हैं। और सभी को इसके बारे में पता है, सभी ने पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो अपन इस चैप्टर में इसको पढ़ लेते हैं कि pH स्केल होता क्या है। तो pH स्केल क्या है, इसमें आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो pH है, pH में जो P है वो सूचक है ना, जिसको अपन हिंदी में पोसांस कहते हैं और इंग्लिश में पोटेंस कहते हैं। पोटेंस मतलब इसका जो एक जर्मन शब्द होता है, और पोटेंस का अर्थ ही होता है शक्ति, है ना, इसका अर्थ होता है शक्ति। तो आप इस चीज़ को आप याद रखें कि भाई pH स्केल में pH में P का मतलब सूचक होता है, पुसांस हिंदी में P सूचक है जिसका मीनिंग होता है पुसांस, इंग्लिश में पोटेंस जो कि एक जर्मन शब्द है। pH स्केल में क्या होता है, सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। 0 जिसका pH 0 से लेकर के 14 तक होता है, ऐसे विलयन को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो साधारणतः भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि pH के माध्यम से हम
एक ऐसी उसमें संख्या होती है, तो एक संख्या के रूप में हम किसी भी विलयन के अम्ल और क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उनका पीएच उतना ही कम होगा, है ना। इसमें पीएच के स्केल बनाए। सबसे पहले हम इस पीएच स्केल को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं कि 0 से, हमारे पास जो स्केल है 0 से लेकर के 14 तक के दिया हुआ होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में उदासीन, और उसके बाद में 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, यहाँ तक के नंबर्स होते हैं। अब इसका मतलब है कि जो 7 होता है, 7 नंबर आता है उदासीन। इसमें जो विलयन है वो होता है उदासीन। और 0 से 7 के बीच में, 0 से लेकर के 7 के बीच का जो विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का माना जाता है, एसिडिक नेचर। 7 to 14 जो होता है वो बेस, है ना, बेस होता है, बेस नेचर का होता है। अब देखिए 0 से, जैसे 0 से लेकर के 7 तक के जैसे बढ़ता है उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति घटती जाती है ना। 0 में वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय रहता है, फिर 1 से लेकर के 6 तक की उसकी अम्लीयता क्या होती है, धीरे 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 ख़त्म होती जाती है। और वो किधर बढ़ता है, वो क्षारीयता की तरफ बढ़ता है, क्षार की तरफ बढ़ता है। इसी तरह से 7 में जाके उदासीन हो जाता है। और फिर 7 से लेकर के क्या होता है, 7, 8, 9, 10 और इतना 14 में जाते जाते जो क्षार होता है उसकी प्रकृति बढ़ती जाती है, प्रबल क्षार की तरफ वो जाता है ना। तो ये बताता है, ये जो पीएच स्केल होता है अम्ल और क्षार। ठीक है, अब जिधर अम्ल है मतलब 0 से 7, अपन को पता है कि उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन अम्लीयता को दर्शाते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन प्लस आयन है, क्योंकि इस साइड आपको अम्लीय प्रकृति मिलेगी। इसी तरह से आपके राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, यहाँ पर आपको क्षारीय प्रकृति का विलयन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको हमने बताया कि ये जो पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा, और यदि 7 से अधिक है तो ये क्या होगा, क्षारीय विलयन होता है। देखते हैं इसके आगे एक सारणी दी हुई है, और इस सारणी में भी, और सारणी के साथ साथ नीचे पीएच पत्रक भी दिया हुआ है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 2.2। ठीक है, इस टेबल में कुछ विलयन और उनके नाम दिए हुए हैं, विलयन के नाम दिए हुए हैं। सेकंड में पीएच पत्र का रंग, थर्ड कॉलम में है लगभग पीएच मान, और फोर्थ पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति मीन्स पदार्थ कैसा है, एसिडिक है कि बेस है ना, अम्ल है या क्षार है, ये आपको बताना है। पीएच मान कितना है और एक रंग भी आपको बताना है। अब ये टेबल अपन तब बता सकते हैं जब नीचे जो ये जो दिया हुआ है आपको कलरफुल दिख रहा है, ये पीएच पत्र कहलाता है। और इस पीएच पत्र में सब कुछ दिया हुआ है, और इस पीएच पत्र को अच्छे से पढ़ के समझ के और अपन ऊपर का टेबल को भर सकते हैं। तो देखते हैं भाई इस पीएच पत्र में क्या दिया हुआ है। इस पीएच पत्र में दिया हुआ है सबसे पहले 7, 0 to 14 इसमें भी दिया हुआ है स्केल की तरह से। 0 to 14 अपन को पता है कि 7 में क्या आता है, 7 में आता है उदासीन, है ना। और जिधर 7 से अपन को 0 की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, अम्लीय माध्यम मिलता है। इसी तरह से 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो मिलेगा बेस मीडियम, बेसिक मीडियम मिलेगा। तो जो अपन को कुछ पता है ना कि कुछ पदार्थों के बारे में कि भाई इसका जो विलयन है वो क्या हो सकता है, तो जैसे इसमें दिया है कि शुद्ध जल का विलयन क्या है, 7 होता है। एग्जाम में कई मर्तबा पूछा भी जाता है कि शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है, उदासीन होता है। उसी तरह से रक्त है, रक्त का पीएच 7.4 होता है। ठीक है,
इसके बाद में और स्केल में सबसे फर्स्ट में अपन देखते हैं कि जठर रस है ना। जठर रस जो होता है जिसका पीएच है 1.2, जो हमारे स्टमक में जो होता है, आमाशय अग्नाशय में जो रस उत्पन्न होते हैं, तो उसमें से जो जठर रस है वो है 1.2। लेमन जूस, नींबू का रस, जो कि क्या होता है, जठर रस जो होता है वो नींबू से भी ज़्यादा अम्लीय होता है। देखिए 1.2 है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1.2। उसके बाद में नींबू का रस जो होता है वो 2.2 है ना। इसके बाद जो जल है, जल का दिया है 7 और ब्लड का दिया है 7.4। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, जिसका पीएच क्या होता है 10 होता है, क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे हाई होता है 14 है ना, ये प्रबल क्षार है। इसी तरह से जठर रस से प्रबल अम्ल है क्योंकि 1.2 है। तो ये पत्रक दिया हुआ है, इसी पत्र के माध्यम से कलर भी दिया है भाई। ये जो जितने भी ग्रीन शेड में आ रहे हैं, ये ग्रीन, तो 4 से लेकर के 10 तक जो हो रहा है, 9-10 तक के, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन में जा रहा है। इसी तरह से ये 10 से लेकर 14 तक के कुछ ब्लूइश कलर के शेड्स में जा रहा है, और जो इधर येलोइश ऑरेंजिश इस कलर के शेड में जा रहे हैं। तो आप कलर्स, जिस कलर का जो है ना, जैसे कॉफ़ी का कलर होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉफ़ी का कलर किस तरह से होता है भाई। वो जा रहा है एकदम डार्क ब्लू के शेड में है ना, कॉफ़ी कलर जो है इस साइड में है। तो आप देख सकते हैं इसका, इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टमाटर का रस जो होता है वो किस इसमें होता है ना। तो इस तरह से आप इसको कलर मैच करते हुए ये जो दिया है टेबल, इसको अपन भरेंगे। आगे पढ़ते हैं। अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति है विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि अम्ल और जो क्षारक है इसका जो कितना प्रबल अम्ल है और कितना प्रबल क्षार है। ठीक है, तो कोई भी विलयन है वो कितना अम्लीय है और कितना क्षार है, तो वो किस पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिडिक अम्ल ले, समान सांद्रता है कि क्या ले, 2 विलयन लेते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और एक एसिडिक अम्ल लिया। जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं, दोनों का 1 मोलर विलयन लिया, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल प्रबल अम्ल, और कम संख्या में जो उत्पन्न कर रहा है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सीधी सी बात है, जो ऐसा विलयन या ऐसा अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता हो वो प्रबल अम्लीय होगा, और जो कम संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है वो दुर्बल अम्ल होगा। सेम यही चीज़ क्षार के साथ भी अप्लाई होती है कि जो क्षारक अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड माइनस आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल क्षार होंगे, और कम संख्या में कर रहे हैं तो दुर्बल क्षार होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि पीएच पढ़ लिया, पीएच का महत्व और लवण के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच का क्या महत्व है, किस किस जगह में और कहाँ पर पीएच का महत्व होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पीएच का महत्व। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।